हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम नजरिया में हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में काफ़ी दखल रहा है उनका। तो मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी आप संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जैसा आपने बताया, मैं अध्यक्ष था। अध्यक्ष ही नहीं, मैं छात्र आंदोलन की एक धारा को यहाँ खड़ा किया था जी। पीएसओ और आयशा नाम से था, और हम चाहते थे कि कॉमन छात्र यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में आए। हमारा नारा भी था। तो क्या पहले कॉमन छात्र पॉलिटिक्स में नहीं आते? अमूमन नहीं आते। यूनिवर्सिटी में 80 के दशक में अगर आप देखेंगे, वो जो फेज था 70s मिड के बाद, एक लुम्पनाइजेशन भी कैंपस के बहुत हुए थे, और यूनिवर्सिटी वगैरह में यूनियन हॉल वगैरह से लड़के बाहर डिटैच्ड रहते थे। तो कुछ प्रोफेशनली लोग रहते जरूर थे, लड़के वोट भी देते थे, लेकिन कॉमन पार्टिसिपेशन स्टूडेंट यूथ का यूनिवर्सिटीज में नहीं होती थी। तो हमने वो मूवमेंट जब खड़ा किया, तो उसमें हमने देखा कि रूरल अर्बन एरियाज के जितने भी इनलाइटेंड और सेंसिटिव लड़के थे, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और लड़कियों की अच्छी खासी भागीदारी हुई, और कई लड़कियां पॉलिटिक्स में बाद में भी उन्होंने अपना लाइफ का, उन्होंने पॉलिटिकल पीपल्स पॉलिटिक्स को ही चुना। उसके बाद मेरा एक एस्पिरेशन था कि एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो कॉमन आदमी का है, उसके लायक एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बने। कोई फोरम बनाया आपने? हाँ, तो ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट एक फोरम बना, जिसमें बनाने में हम लोगों ने स्टूडेंट यूथ की तरफ से हमारी भी भूमिका रही उस, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी था। और पीजेंट मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ स्टूडेंट यूथ को और इन लोगों को कॉमन मासेस से इंटीग्रेट करने में भी हम लोगों ने। तो इसमें, इस कैंपेन में, इस काम में आपके साथ कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो देखिए, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि जैसे स्टूडेंट्स में ही नहीं एक चर्निंग थी, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, इवन इंक्लूडिंग वाइस चांसलर्स तक के लोगों ने हमारे मूवमेंट को एक तरह से अप्रिशिएट किया, और हम लोगों ने कहा था कि हम क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। सड़क पे जो मूवमेंट है वो वॉलंटियरली लोग आए और लोगों से एक संवाद कायम किया जाए। तो उस दौर के बड़े प्रोमिनेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद में और जगह भी फैला। तो आप कह सकते हैं एकेडमिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से के लोगों ने इस मूवमेंट को, जो स्टूडेंट यूथ मूवमेंट था, इसका सपोर्ट किया। अभी आपके साथ कौन लोग हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस मूवमेंट में? देखिए, मेरा जो अभी के दौर में जो बड़ा कार्यभार है, इसके पहले एक आपने इंडिया डिजर्व बेटर बनाया था। हाँ, तो मैंने उस समय देखा कि जस्टिस सच्चर से लेके जी, प्रशांत भूषण से लेके और सब लोगों का एक कलेक्टिव, योगेंद्र यादव साहब भी थे, योगेंद्र यादव, कलेक्टिव एक विजडम बनाया गया। प्रशांत भूषण, प्रशांत किशोर तो उस तरह से नहीं थे जी, क्योंकि उनकी बहुत बाद के दौर प्रोफेशनल, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, और साउथ के भी प्रोफेसर एस.डी. शुक्ला, जो भारत सरकार के ये फिनेंस सेक्रेटरी भी थे, और इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के वाइस थे वो। एंड जो अमेरिकन डोमिनेशन था हमारे एग्रीकल्चर पर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह पर, तो उस पर उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बहुत गोलबंद किया। और
वो सब लोग का एक एस्पिरेशन था कि एक पावरफुल मूवमेंट के लिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन नेशनली होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है नैरेटिव, उस नैरेटिव का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है पॉलिटिकली, वो वोट में तब्दील हो रहा है वो नैरेटिव कैसे तोड़ पाएंगे? मैं ये महसूस करता हूँ कि सन 47 के बाद जो इंडिया का डिवीजन हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज के दौर में लोगों ने खास तौर पर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आरएसएस के लोगों ने पोच किया है, और उनको अमूमन जो बिग हाउसेज हैं फिनेंस कैपिटल के वर्ल्ड वाइड, कॉर्पोरेट्स का वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का भी सपोर्ट है। सपोर्ट है या कॉन्स्पिरेसी? नहीं, सपोर्ट है। कॉन्स्पिरेसी तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा एक पॉलिटिकल डिजाइन है। वह डिजाइन ऐसी है जिसमें कॉमन जो हमने स्ट्रगल्स के दौरान अपने नेशनल मूवमेंट में बिल्डअप किया था, एक प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक हार्मोनियस सोसाइटी बनाए और इंडिया एक रिपब्लिक ऐसा होगा जो कॉमन आदमी उससे आइडेंटिफाई करेगा, वो सब के सामने चुनौती इन लोगों में। तो जितना भी मॉडर्न थिंकिंग थी हमारे समाज, तो इस गवर्नमेंट के पहले क्या उस रास्ते पर काम हो रहा था? नहीं, देखिए, इस गवर्नमेंट के पहले की जो गवर्नमेंट थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बड़ी प्रो पीपल गवर्नमेंट थी। तो क्या आपको लगता है सर कि पुरानी गवर्नमेंट इस रास्ते पर काम कर रही थी, प्रो पीपल? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि पुरानी जो गवर्नमेंट्स थी, खासतौर पर कांग्रेस की या बीच के दौर में और जो भी सरकार, तो ये हम नहीं कहेंगे कि प्रो पीपल थी, लेकिन उन गवर्नमेंट्स में और इस गवर्नमेंट में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। वो गवर्नमेंट्स के पास कोई एक ऐसा निजाम बनाने का, ऐसा कोई एक फैसिस्ट रिजीम खड़ा करने का कोई फिलॉसफिकल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं था। ये सरकार के पास ये बड़ा भारी फ्रेमवर्क है जिस पर वो ऑपरेट कर, मैंने एक कल्चरल ऑफेंसिव इसने समाज के सभी ऑपरेट सेक्शंस के ऊपर किया है, केवल माइनॉरिटीज ही नहीं, हिंदुओं में भी दलित है, पिछड़ा है, नेशनैलिटीज है। तो इसने, अब जैसे आप अभी देख लीजिए मणिपुर वगैरह, तो ये जो इसका आग्रह है एक आइडियोलॉजिकल, अपनी तरह की आइडियोलॉजी, वो हिंदू परंपरा के अनुसार मेल भी नहीं खाती। जबकि हमारे यहाँ जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स थे, उनके तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के प्रति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी उन लोग। मगर दरअसल इनको अगर इसी नाम पर वोट मिल रहा है, एक 15%, 18%, 20% लोगों को अलग करके 80% का भरपूर वोट अगर मिल रहा है इनको, तो अपनी रोजी रोटी भी तो कोई खत्म नहीं कर देगा ना। इनका तो काम है ये करना। नहीं, वो तो उनका काम है जी, इसलिए हमारा काम है। देखिए, अभी भी ब्रॉड मैसेज ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली जिस राज्य की वो बात करते हैं, अभी भी उनकी गिरफ्त में नहीं।